हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे बायोजेनी या बायोलॉजिकल इवोल्यूशंस के बारे में। सबसे पहले देखिए कि बायोजेनी क्या होता है। बायो का मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर्मेशंस, ठीक है। शुरुआत लाइफ कैसे फॉर्मेशंस हुआ, आज तो हमारे पास नॉलेज है कि लिविंग बींग्स प्रोड्यूसेस द लिविंग बींग्स, कोई भी मदर सेल से डॉटर सेल्स की फॉर्मेशन हो रहा है। लेकिन जो नॉन लिविंग, पहला जो लिविंग सेल्स है ये कहाँ कैसे बन रहा था उसके बारे में हम बात करेंगे। उसके लिए हमने केमोजेनी यानी कि केमिकल इवोल्यूशंस के बारे में पिछली क्लास में बात किए थे कि किस तरीके से आपके पास ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल यानी कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड वगैरह बन रहा है। जैसे कि आपको पता है इनिशियल एनवायरनमेंट के अंदर आटम मौजूद था, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, इस तरीके से कार्बन। तो आपस में उन्होंने रिएक्शंस किया, मॉलिक्यूल्स बनाए जैसे N2H2, ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने मॉलिक्यूल बनाया। इस आपस में मॉलिक्यूल मिलके आपका ऑर्गेनिक सब्सटेंस जैसे अमोनिया, मीथेन बना लिया। फिर उसके बाद आपका अमीनो एसिड, फैटी एसिड्स, ये सारे चीजें बन गई। फिर वो आपस में रिएक्शन करके आपकी माक्रो मॉलिक्यूल बना लिया, ठीक है। जिसको हम बोलते हैं प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट। फिर बात आई, ये जो प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट आप जो देख रहे हो वो आपस में इकट्ठा होकर उस टाइम पे एनवायरमेंट जो था हाई टेम्परेचर था और रिड्यूसिंग एनवायरमेंट था, उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं था। इसलिए उन्होंने कुछ एक ऐसे लेयर बना लिया जो कि अपने से, मतलब कि जो इनका एनवायरमेंट था यानी कि ओशन के अंदर वो चीज़ें हो रहा था, अपनी एक अलग सी दुनिया बना लिया। फिर वही चीज़ें चलते चलते आगे केयर सेल, मतलब कि ये प्रोटोसेल से प्रोटोसेल्स, फिर आपका ई बायोन्ट, फिर आपका बना प्रोकैरियोटिक सेल, फिर प्रोकैरियोट से यूकैरियोट। ये जो जर्नी होता है इसके बारे में हम बात करेंगे। प्रोटोसेल कैसे बन रही है उसको प्रूव करने के लिए तीनों साइंटिस्ट ने तीनों हाइपोथेसिस दिए थे, उसको हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो था प्रोटोबायंट्स की जो थ्योरी, क्वाजरवेट थ्योरी को आपके ऑपरेंट ने दिए थे। उन्होंने बताया कि जैसे कि देखिए, आपने कभी गरम तावा के अंदर वाटर छिड़काया है, पानी छिड़काओगे तो एक वाटर बबल जैसे बन जाएगा। नहीं तो जो डोसा बनाने के टाइम पे देखे होंगे आपने, ठीक है। नहीं है तो फिर आज करके देखिए, थोड़ा एकदम तावा हट हो जाएगा, उसके बाद आप पानी छिड़काओगे कैसे वाटर बबल बन रहा है। तो इस तरीके से उन्होंने बताया कि जो इनिशियल आर्थ की जो टेम्परेचर था बहुत हाई टेम्परेचर था, जब भी वाटर उनके कांटेक्ट में आया दे विल फॉर्म ए बबल लाइक स्ट्रक्चर। वहां पे कुछ बबल लाइक स्ट्रक्चर बन गया। इस बबल लाइक स्ट्रक्चर जो बन रहा है, बबल लाइक स्ट्रक्चर से क्या होगा, उसके अंदर में आपकी जो माक्रो मॉलिक्यूल्स, बायो माक्रो मॉलिक्यूल बन रहे थे वो क्या करेंगे, उसके अंदर रहेंगे। तो स्पेसिफिकली ये जो था ये साइज में इंक्रीज हो रहा था, लेकिन उनके पास इतना कैपेसिटी नहीं था कि वो एक नया सेल बना ले, ठीक है। इस तरीके से उनकी कैपेसिटी नहीं था। सर, तो कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन गैस को उन्होंने लेबोरेटरी में क्या किया था, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन को हीट प्रोड्यूस, मतलब कि हीट से गर्म किया, गर्म करने के बाद इस तरीके से कुछ चीज़ें बन रहा था। उसके बाद नेक्स्ट जो लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट किया गया था सिंडे फॉक्स के दौरान, तो उन्होंने बताया था कि माइक्रोस्फीयर, उन्होंने जब 130 से 180 डिग्री सेल्सियस के बीच में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड लिपिड को हट किया, उन्होंने देखा कि एक लिपिड की बाइलर बन रहा है और उसके अंदर आपकी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट वगैरह पाया जाता है। और उन्होंने देखा कि उसके पास कैपेसिटी होता है कि वो आसेक्सुअली यानी कि बडिंग के थ्रू रिप्रोड्यूस कर पाएगा। तो उनका रिप्रोडक्शन कैपेसिटी भी था। तो इसलिए उसको माइक्रोस्फीयर को एक लिविंग सेल जैसे माना जाता है। क्यों? क्योंकि लिविंग सेल होने के लिए प्रॉपर्टी क्या रहना चाहिए, रिप्रोडक्शन करना चाहिए, रेप्लिकेशन करना चाहिए, साइज में ग्रो होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपके वेसिकुलर मॉडल डेमन ने बताए थे, उन्होंने वो दो कंसेप्ट को मिक्सअप किया। तो उनकी चीज़ें को, क्वाजरवेट एंड माइक्रोस्फीयर को उन्होंने लिपिड मेम्ब्रेन एंड प्रोटीन न्यूक्लियोटाइड ये जो है, उन्होंने बताया कि उसके अंदर एक न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है जो कि आरएनए होता है, उसके अंदर प्रेजेंट होता है। यहाँ पर बात आता है कि सबसे पहला लाइफ बनाने के लिए क्या क्या कंडीशन रहना जरूरी है लाइफ फॉर्मेशन के लिए। सबसे पहले कि सेल्फ रेप्लिकेटिंग होना चाहिए, जो भी सेल बन रहा है वो आपस में रिप्रोड्यूस करना चाहिए, अपने जैसे कई सारा सेल बनाना चाहिए। या तो जेनेटिक मटेरियल है वो भी खुद का एक रेप्लिका बनाना उसको आना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बात करेंगे, उसके अंदर म्यूटेशन होना भी जरूरी है। क्यों? क्योंकि देखिए, यदि म्यूटेशन नहीं होगा तो जब से धरती के अंदर लाइफ स्टार्ट हुई है आज तक तो वही एक ही तरीके का ऑर्गेनिज्म आपको दिखाई देगा ना। लेकिन ये तो सच नहीं है, हमको धरती के अंदर तरह तरह के एनिमल, प्लांट्स, मतलब कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपको दिखाई दे रहा है। ये कैसे पॉसिबल हुआ? ये म्यूटेशन की वजह से पॉसिबल हुआ। और म्यूटेशन जो होता है वो रॉ मेटल होता है इवोल्यूशन के लिए, ठीक है।
तो म्यूटेशन होना तो बहुत जरूरी है ताकि नया नया ऑर्गेनिज्म बन सके। तीसरा चीज होता है कि आइसोलेशन ऑफ द मॉलिक्यूल फ्रॉम द एनवायरनमेंट। शुरुआत लाइफ में जो था आपके आइसोलेशन होना तो बहुत जरूरी था, जैसे कि आइसोलेशन के दौरान क्या होगा ना, ये अब ओशन एनवायरनमेंट से अपनी एक एनवायरनमेंट बना लिया। आज की डेट की बात करेंगे, मान लीजिए कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर कोई म्यूटेशन या बदलाव है, तो उन्होंने एक पर्टिकुलर एरिया में रेस्ट्रिक्ट रहेंगे, आपस में वो रिप्रोड्यूस करेंगे, तो ये एक अलग स्पेसीज बन जाएंगे। तो म्यूटेशन मतलब कि आइसोलेशन भी जरूरी है। एनवायरनमेंट की कंडीशंस क्या था उस टाइम पे, ओजोन लेयर मतलब कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट था, यानी कि फ्री ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं था, ओजोन लेयर भी प्रेजेंट नहीं था। तो इसलिए जो अल्ट्रा वायोलेट रेडिएशंस धरती के अंदर आ रहा था, और जो कि एक मतलब कि ये कोई भी रिएक्शन करने के लिए ये चीज़ें उसको मोटिवेट कर रहा था। अब देखेंगे जो सेलुलर लाइफ, जो प्रोटोसेल बन रहा था और ई बायोट, उनके पास क्या कैपेसिटी था, उनके पास कैपेसिटी था कि वो लाइट को ऑब्जर्व कर सके। क्रोमोपोर उनके पास था, ठीक है। लेकिन उन्होंने क्या कर रहे थे, जो एनवायरनमेंट के अंदर पहला चीज क्या हुआ कि लिपिड की लेयर बन गया, उसके अंदर आपके जेनेटिक मटेरियल, प्रोटीन, ये सारी चीजें इसमें पाए जाते हैं। उन्होंने क्या कर रहे थे, खुद का खाना खुद नहीं बना रहे थे, जो भी ओशन के अंदर जो भी ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है उसको ये यूज कर रहे थे खाने के तौर पे। इसलिए हम उसको हेटेरोट्रफ्स कहते हैं। जब हेटेरोट्रफ्स की नंबर बहुत ज्यादा हो गया, क्योंकि उनके पास रिप्रोडक्शन कैपेसिटी होता है, बहुत नंबर बढ़ गया, तो और धीरे धीरे एनवायरनमेंट के टेम्परेचर भी लो होता गया, और जितने भी ओशंस के अंदर जितने ये न्यूट्रिएंट वगैरह था वो धीरे धीरे खत्म हो गया। ठीक है, होने के बाद उन्होंने क्या किया, खुद खाना बनाना स्टार्ट किया। फिर खाना उन्होंने कैसे बनाएंगे, न्यूट्रिएंट का मतलब कि जो एनर्जी कहाँ से लाएंगे, एनर्जी वही एनवायरनमेंट से उसको लाना है। जैसे कुछ नाइट्रोजन, सल्फर और नाइट्रोजन को यूज करने वाले ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, उसको हम बोलते हैं केमोऑटोट्रॉफ्स। केमोऑटोट्रॉफ्स का मतलब है कि खुद का खाना खुद बनाएंगे लेकिन लाइट के इस्तेमाल नहीं करेंगे। उन्हें एनर्जी कहाँ से लाएंगे, दे विल टेक द एनर्जी फ्रॉम द सल्फर और नाइट्रोजन। तो अभी हम उसको केमोऑटोट्रॉफ्स कहेंगे। जब केमोऑटोट्रॉफ्स एक ऐसा टाइम आया, ये चीज़ भी थोड़ा बहुत लेस हो गया, उसके बाद उन्होंने लाइट एनर्जी को इस्तेमाल करके खुद का खाना खुद बनाना स्टार्ट किया, उसको हम बोलते हैं फोटोट्रोट्स। तो ये चीज आपका आ जाएंगे प्रोकैरियोटिक के बारे में। फिर प्रोकैरियोटिक से आप बनते हैं यूकैरियोटिक। तो ये था पूरा का पूरा हिस्ट्री ऑफ द बायोजेनी। इस तरीके से आपकी शुरुआत लाइफ की फॉर्मेशन हुआ था। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपकी दोस्त के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक